वो तौलिया लपेटकर जैसे ही वॉशरूम में गया, तभी दो लोग दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए। उन लोगों का इरादा साफ था, किसी ने उसे एक पार्सल भेजा था। वो सामान कहाँ है? वो बिल्कुल हैरान था, उसे किसी पार्सल के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब एक चाकू उसकी गर्दन पर रखा गया तो वो जरा भी नहीं घबराया। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। तीनों उस छोटे से वॉशरूम में भिड़ गए। जगह कम होने की वजह से वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसने हमलावरों को झटके से दूर फेंका। आखिरकार उसे मौका मिला और उसने जोरदार लात मारकर एक आदमी को बाहर फेंक दिया। लेकिन वहाँ और भी लोग थे। जल्द ही गोलियों की आवाज रुक गई। अब पलटवार करने की बारी उसकी थी। बिना किसी खास तकनीक के वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर एक जंगली सांड की तरह उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। ये साफ था कि वे तीनों उसके सामने नहीं टिक सकते थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। बचे हुए दोनों लोग धीरे धीरे अलग हुए और दोनों तरफ से उसे घेरने लगे। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज के साथ ही एक नया राउंड शुरू हुआ। उनका पहला हमला सीधा उसकी जान लेने के लिए था, लेकिन वो अब भी एकदम शांत और बेपरवाह था। वो तो जैसे मजाक कर रहा था, लेकिन तभी एक बेवकूफ ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी माँ की इकलौती तस्वीर तोड़ दी। इसके बाद उसने कोई रहम नहीं किया और चुटकियों में बचे हुए दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई। उस तस्वीर के मुड़े हुए हिस्से में उसके पिता वाल्टर की फोटो थी। उसे अब तक नहीं पता था कि हत्यारे उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इसका कारण उसके पिता थे, जिन्होंने उसे एक बहुत ही जरूरी पार्सल भेजा था। वाल्टर ने जैसे ही वो पार्सल भेजा, उसके तुरंत बाद ही हत्यारे उनके पीछे पड़ गए। सड़क पर एक गाड़ी के नीचे आकर उनकी जान चली गई। ये साफ था कि गाड़ी चलाने वाले ने ये जानबूझकर किया था। अपना काम खत्म करके वे लोग तुरंत गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। बेचारे वाल्टर को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके बड़े बेटे हैरी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो अब भी अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा था। वो पानी में शांति से बैठा था, लेकिन उसके सैनिक अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी सांसें टूटने लगी और वे एक एक करके पानी से बाहर आने लगे। हैरी ने वक्त देखा, अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। गुस्से में वो बाहर आया और अपने सैनिकों पर चिल्लाने लगा। तभी वहां एक आदमी उसे ढूंढते हुए आया और उसे ये बुरी खबर दी कि उसके पिता की मौत हो गई है। पुलिस की जांच के मुताबिक ये सिर्फ एक सड़क हादसा था। हैरी बहुत दुखी था, लेकिन उसने इस सच को मान लिया था। पर वाल्टर का छोटा बेटा जॉनी ऐसा नहीं मानता था। उस पर हत्यारों ने हमला किया था। अगर वो सच में महज एक सड़क हादसा था तो हत्यारे उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते? दोनों भाइयों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, लेकिन क्योंकि वे सौतेले भाई थे और सालों से अलग रह रहे थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों की सोच भी बिल्कुल अलग थी। हैरी का मानना था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन जॉनी को पूरा यकीन था कि उनके पिता की मौत कोई मामूली हादसा नहीं है। हैरी को अपने छोटे भाई की बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बचपन से ही हमेशा मुसीबतें ही खड़ी करता था। दोनों ही भाई अपनी जिद के बहुत पक्के थे। हैरी उसकी बात नहीं माना, इसलिए जॉनी ने खुद ही मामले की जांच करने का फैसला किया। वो अपने पिता वाल्टर की जासूसी एजेंसी पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई काम की चीज नहीं मिली। वो वहां पहुंचा ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके तुरंत बाद एक मोटा आदमी अंदर आया और चीजें खंगालने लगा। तभी जॉनी सामने आ गया। उसे देखते ही वो मोटा आदमी घबराकर भागने लगा। जॉनी भी उसके पीछे भागा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना मोटा आदमी भी इतनी तेजी से दौड़ सकता है। लेकिन उस मोटे आदमी ने भी जॉनी की ताकत को कम आंका था। कुछ ही देर में जॉनी ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम पीटर है और वो कोई बुरा आदमी नहीं है। वो वाल्टर को जानकारी दिया करता था। उसे भी लगता था कि वाल्टर की मौत कोई हादसा नहीं है, क्योंकि पीटर जानता था कि वाल्टर के पास एक बहुत ही जरूरी जानकारी थी। दूसरी तरफ हैरी भले ही अपने भाई को पसंद नहीं करता था, लेकिन जॉनी की जिद को देखते हुए उसने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन से उसे पता चला कि एक्सीडेंट की जगह पर कोई सुराग नहीं मिला है, क्योंकि उस वक्त सड़क के सारे कैमरे खराब थे। कैमरे अचानक कैसे खराब हो सकते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हैरी सीधा एक्सीडेंट वाली जगह पर गया। सड़क पर टायरों के निशान देखकर साफ पता चल रहा था कि वाल्टर को टक्कर मारने से पहले गाड़ी ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया था। ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। हैरी ने अपने तरीके से दुकानदार को डराकर उस दिन की फुटेज निकलवा ली। दूसरी ओर जॉनी को वाल्टर के ऑफिस में एक सुराग मिला। एक सर्फबोर्ड के अंदर एक नक्शा छुपा हुआ था। जॉनी ने अपनी बहन सूजन को फोन किया और उससे उस नक्शे पर लिखे कोड का पता लगाने को कहा। वाल्टर ने इसे सर्फबोर्ड में छुपाया था, तो यकीनन कोई बड़ी बात थी। तभी हैरी भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जॉनी भी वही होगा। कैमरे की फुटेज देखने के बाद ये बात पक्की हो गई कि दाल में कुछ काला है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा ही नहीं और सीधा वहां से भाग गया। ऐसा कभी नहीं होता। शक पुख्ता होने के बाद अब उन्हें आगे की जांच करनी थी। भागने वाली गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए अब वे सिर्फ गाड़ी के रंग और बनावट से उसे ढूंढ सकते थे। ये काम उन्होंने पीटर को सौंप दिया। वही हैरी और जॉनी अपनी बहन से मिलने निकल पड़े, लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि हैरी ने तेजी से गाड़ी भगाई और बचने की कोशिश करने लगा। जॉनी ने बंदूक निकाली और पलटवार शुरू कर दिया, लेकिन हमलावरों की गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ थे। हैरी को मौका मिला और उसने बड़ी आसानी से एक गुंडे को ढेर कर दिया। जॉनी ने लात मारकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लगातार गोलियां चल रही थी और उनका निशाना सीधे जॉनी पर था, जिसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो गोलियों से बचता रहा, जिससे हैरी को भी थोड़ा वक्त मिल गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और गाड़ी की छत पर चढ़ गया। वहां से वो सीधा दुश्मनों की गाड़ी के बोनेट पर कूदा और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन शीशे बुलेट प्रूफ थे, इसलिए गोलियां आर पार नहीं हो रही थी। तभी जॉनी को एक मौका मिला। अब हैरी को भी मानना पड़ा कि उनके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। कोई उनसे कुछ हासिल करना चाहता था या फिर उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच सूजन को भी कुछ जानकारी मिली। जॉनी को जो नक्शा मिला था वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का था। उसे बनाने का ठेका रॉबी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास था। ये कंपनी बहुत ताकतवर थी। इसका मालिक मार्कस रॉबी इतना खतरनाक था कि कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। इस आइलैंड की ज्यादातर इमारतें उसी की कंपनी ने बनाई थी। इस नक्शे से पता चला कि मार्कस एक कसिनो बनाने की तैयारी कर रहा है और वो कसिनो गरीब और बेघर लोगों की बस्ती वाली जमीन पर बनने वाला था। हो सकता है कि वाल्टर का कत्ल मार्कस नहीं करवाया हो और इत्तेफाक से रॉबी कंपनी
जल्द ही एक प्रदर्शनी का आयोजन करने वाली थी। ये एक अच्छा मौका था उस मार्कस से आमना सामना करने का। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से खबर आई, जिस वैन ने वाल्टर को टक्कर मारी थी वो मिल गई है। वैन समुद्र में गिर गई थी और ड्राइवर भी बच नहीं पाया। ड्राइवर का नाम एना था, जो गवर्नर ऑफिस में एक छोटी अकाउंटेंट थी। ये साफ तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश थी। पुलिस चीफ मरे ने पूरे आइलैंड पर ऐसी वैन वाली कंपनियों की लिस्ट निकाली। उनमें से एक कंपनी का नाम बेंस था। जॉनी ने पीटर को उस कंपनी की जांच करने को कहा, क्योंकि जॉनी पर दोनों बार उसी कंपनी के लोगों ने हमला किया था। ये मामला और भी उलझता जा रहा था। मार्कस की प्रदर्शनी का दिन भी आ गया। दोनों भाई पीटर की मदद से वेटर बनकर अंदर घुस गए। जॉनी की नजर मार्कस की खूबसूरत पत्नी मोनिका पर पड़ी। जैसे ही मोनिका को पता चला कि जॉनी वाल्टर का बेटा है तो वो अचानक घबरा गई। मोनिका ने ही मार्कस की जासूसी करने के लिए वाल्टर को काम पर रखा था। वाल्टर अब जिंदा नहीं था, इसलिए उसे डर था कि अगर राज खुला तो अगला नंबर उसी का होगा। जॉनी ने मदद करने का भरोसा दिलाया। मोनिका ने उसे अगले दिन केलानिया बिल्डिंग में आकर तफसील से बात करने को कहा, लेकिन उन दोनों की हरकतों पर बॉडीगार्ड्स को शक हो गया। उन्हें पकड़कर मार्कस के सामने ले जाया गया। उसने दोनों भाइयों को धमकी दी, इस मामले की और जांच मत करो, ये सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। ये खुली धमकी थी, लेकिन इससे ये भी साबित हो गया कि मार्कस पक्का इस मामले से जुड़ा है। अगले दिन जॉनी वादे के मुताबिक केलानिया बिल्डिंग पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोनिका का पहले ही खून हो चुका था। उसे छत से नीचे फेंक दिया गया था। मोनिका की उन बेबस आंखों को देखकर जॉनी गुस्से से पागल हो गया। वो सीधा मार्कस के बंगले पहुंचा और उसे रोकने वाले हर बॉडीगार्ड को धूल चटा दी। अभी जॉनी बस मार्कस का वो घटिया चेहरा कुचलना चाहता था, लेकिन जॉनी का ये जंगली गुस्सा किसी काम नहीं आया। बॉडीगार्ड्स ने उसे स्टन गन से जमीन पर गिरा दिया। मार्कस ने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे पुलिस स्टेशन में भी डलवा दिया। शुक्र है सुसान ने अपने अंकल से मिन्नतें की और उसकी जमानत करवा दी। हेल उसे लेने के लिए दौड़ कर आया, लेकिन जॉनी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। हेल के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने अपना सारा गुस्सा हेल पर ही उतार दिया। एक दूसरे को नापसंद करने वाले इन दोनों भाइयों के बीच आखिरकार झगड़ा हो ही गया। दोनों ने अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दी। वो बारिश में एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन जॉनी की ताकत हेल के सामने कमजोर पड़ गई। बचपन की तरह ही हेल ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। शांत होने के बाद जॉनी ने अपने दिल की बात कही। मोनिका की मौत से वो इतना गुस्से में इसलिए था क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। उसकी अपनी गलती की वजह से ही दुश्मनों ने उसकी माँ को मार दिया था। हालांकि उसने दुश्मनों से बदला ले लिया था, लेकिन अब कुछ वापस नहीं आ सकता था और अब उसके पिता को भी बिना बात की सजा भुगतनी पड़ी। जॉनी की वजह से एक और मासूम की जान चली गई। ये बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। अब जॉनी के पास हेल के अलावा कोई अपना नहीं बचा था। बस उसका ये भाई उसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो इतना बेकाबू हो गया था। एक दूसरे की परेशानी समझने के बाद दोनों भाइयों ने सुलह कर ली। घर वापस आकर जॉनी को अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना का फोन आया। जॉनी बिना कुछ कहे घर से चला गया था। घर पर बिलों और चिट्ठियों का अंबार लगा था। उसमें एक खास पार्सल था, एक हार्ड ड्राइव। जॉनी को तभी याद आया कि जापानी गैंग जिस पार्सल को ढूंढ रहा था वो यही ड्राइव थी। इसके बाद वैलेंटीना हवाई आई और उसने खुद ये ड्राइव जॉनी को दे दी। वापस लौटते समय डेविड ने ड्राइव को खोलना चाहा, पर पता चला कि उसे खोलने के लिए 8 अक्षरों के पासवर्ड की जरूरत है। हेल ने तुरंत एक कागज आगे कर दिया। ये उन्हें वाल्टर के ऑफिस से मिला था, जो उस ड्राइव का पासवर्ड था। अब हालात सुधरने लगे थे। जब वे खुश हो रहे थे तभी पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ गया। उस हेलीकॉप्टर में भारी हथियार थे और वो सीधा उनकी तरफ आ रहा था। वैलेंटीना ने स्टीयरिंग संभाली ताकि जॉनी और हेल हेलीकॉप्टर से निपट सके, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर था, इसलिए वो सिर्फ बच सकते थे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल सामने आ गई और खतरा दोगुना हो गया। वैलेंटीना ने तेजी से गाड़ी घुमाई और उस मोटरसाइकिल के ठीक सामने आ गई। वो मोटरसाइकिल तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। गाड़ी में बैठे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमलावर हार मानने को तैयार नहीं था। एक आदमी छत के रास्ते कार में घुस आया। छोटी सी कार एक जंग का मैदान बन गई। वैलेंटीना ने शानदार ड्राइविंग से जॉनी की मदद की और उस आदमी को सड़क के किनारे बैरिकेड पर फंसा दिया। थोड़ी खींचतान के बाद उसे मार गिराया। वही हेल ने भी कार में घुसे कातिल को पकड़ लिया और उसे कार से बाहर धकेलकर उसके सिर को जमीन पर रगड़ दिया, जिससे उसका आधा सिर धड़ से अलग हो गया। इस तरह मोटरसाइकिल वाले का खतरा तो टल गया, पर हेलीकॉप्टर अभी भी पीछा कर रहा था। फिर से गोलियां चलने लगी। जॉनी ने बाहर निकलकर फायरिंग की, पर गाड़ी बहुत हिल रही थी, जिससे निशाना नहीं लग रहा था। लेकिन जॉनी का निशाना पक्का था। उसने हेलीकॉप्टर के गनर को लॉक कर लिया। संतुलन बिगड़ने से हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा और ऐसे लगा जैसे उसमें नेविगेशन लगा हो। वो सीधा कार की तरफ आ रहा था। वैलेंटीना ने कार की स्पीड फुल कर दी और बाल बाल बचते हुए गाड़ी को निकाल लिया। अब वे सभी सुरक्षित थे। इसके बाद डेविड ने ड्राइव का डेटा निकाला। उसमें वायर ट्रांसफर के बहुत सारे रिकॉर्ड थे। करोड़ों रुपए अलग अलग जगहों से केमन आइलैंड्स के एक अकाउंट में भेजे गए थे। उस अकाउंट का नाम था पीटर माहो, जो सुसान का अंकल था और उस आइलैंड का एक सदस्य भी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। मार्कस ने स्लम एरिया की जमीन पर कब्जा करके कसिनो खोल लिए थे। उसने पीटर के पास पैसे भेजे थे ताकि जापानी गैंग को बाउंसर की तरह इस्तेमाल करके अपने कसिनो को लीगल बना सके। इत्तेफाक से मोनिका ने मार्कस की जांच के लिए जासूस वाल्टर को काम पर रखा था। वाल्टर को समंदर में गिरे उस बदकिस्मत अकाउंटेंट से अचानक से ये जानकारी मिल गई थी, इसीलिए उन सभी को मार दिया गया। मामला साफ होने के बाद सबने घर जाकर आगे की प्लानिंग करने का फैसला किया, लेकिन घर पहुंचते ही हेल ने देखा कि उसकी पत्नी का फोन जमीन पर गिरा हुआ है। स्क्रीन टूटी हुई थी और पत्नी गायब थी। पक्का कुछ गड़बड़ थी। घबराए हुए हेल को पहली मंजिल पर अपने दोनों बच्चे डरे हुए मिले। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को गुंडों द्वारा ले जाते देखा था। तभी जॉनी को मार्कस का कॉल आया। ये उसी का काम था। उसने पत्नी और बहन को अगवा कर लिया था। अगर वो अपने परिवार को जिंदा चाहते हैं तो उन्हें वो ड्राइव लाकर देनी होगी, वरना उनकी लाशें गिनने के लिए तैयार रहें। अब दोनों भाइयों के पास कोई रास्ता नहीं था। अपने परिवार के लिए उन्हें एक साथ आना ही पड़ा। सारे हथियार बांधकर दोनों अंधेरा होते ही मार्कस के बंगले पर पहुंच गए। अब कोई बातचीत नहीं होनी थी और कोई रहम भी नहीं। दोनों भाई भूतों की तरह तेजी से घुसे और बंगले के बाहर खड़े पहरेदारों को साफ कर दिया। हेल दूर से गोलियां चला रहा था, जबकि जॉनी को करीब जाकर मारना पसंद था। थोड़ी ही देर में
में बाहर पहरा दे रहे सभी गार्ड्स को उन्होंने आसानी से ठिकाने लगा दिया। अंदर बैठे सिक्योरिटी हेड को खतरे का एहसास हो गया। उसकी टीम के सभी लोग एक साथ ऑफलाइन हो गए थे। तभी अचानक बत्ती भी गुल हो गई। वो समझ गई कि बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। हेड ने लाइन चेक की लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर उसने एक खौफनाक मंजर देखा। उसके सभी आदमी स्विमिंग पूल में पड़े थे। तभी पीछे से जॉनी ने उसे पकड़ा और आसानी से मारकर उसे भी पूल में फेंक दिया। अब मार्कस के पास सिर्फ वही जापानी गैंग बची थी जो वैसे भी काफी घटिया थी। हेल का सामना उन लोगों से हुआ। पहले तो वो चौंके, फिर घबराए और फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हेल बहुत ताकतवर था। वो भेड़ियों के झुंड में शेर की तरह था। वो अकेला ही उन 10 पर भारी पड़ रहा था। 1 मिनट की खतरनाक लड़ाई के बाद उसने उन सभी को ऊपर पहुंचा दिया। एक भी नहीं बचा। दोनों भाई फिर मिले और जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहां पत्नी को रखा गया था। उन्होंने तुरंत उसे बचाया पर मार्कस वहां से भाग चुका था। जॉनी अपनी बहन के बताए रास्ते पर उसके पीछे भागा। हेल ने पत्नी को सुरक्षित भेजा और जॉनी के पीछे जाने ही वाला था कि अचानक एक जापानी गुंडे ने उसे रोक लिया। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। पहले तो बंदूकों से गोलियां चली। जब मैगजीन खाली हो गई तो नजदीकी लड़ाई शुरू हुई। वो गुंडा बहुत घमंड में था। उसे लगा कि वो हेल को आसानी से हरा देगा, लेकिन हेल ने अपना कांटेदार डंडा लिया और उसे जमीन पर रगड़ दिया। फिर उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ से लंबी तलवार भी छीन ली। जॉनी ने मार्कस को पकड़ लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मार्कस भी बहुत खतरनाक था। जॉनी उसके सामने कहीं नहीं टिकता था। उसे लड़ना नहीं आता था। वो बस अपनी ताकत के भरोसे था। कुछ ही देर में मार्कस को मौका मिल गया और उसने लोहे के हुक से जॉनी की कॉलर बोन को आर पार कर दिया। मार्कस पूरी तरह से हावी था और हर विलेन की तरह वो भी मजाक उड़ाने लगा। ये साफ तौर पर दुश्मन को वापसी का मौका देना था। उसे लगा कि वो जीत गया, पर वो नहीं जानता था कि जॉनी का बैकअप अभी बाकी है। एल सही समय पर वहां पहुंच गया। उसने पानी में कूदकर बेसुध पड़े जॉनी को बचा लिया। किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया। इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी जिंदा बचना सच में ये जॉनी की बहुत अच्छी किस्मत थी।